हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में चीन की आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे। कल हमने चीन की सामाजिक व्यवस्था पढ़ी, तो थोड़ा सा परिचय। साम्यवादी क्रांति से पूर्व, साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? 1949 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई थी। तो इसमें ये साम्यवादी क्रांति के पूर्व यानी पहले चीन आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा एक कृषि प्रधान देश था। साम्यवादी क्रांति के पश्चात वहां का तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ तथा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज चीन औद्योगिक दृष्टि से बहुत आगे है, विदेशी व्यापार बढ़ा है तथा लोग चीन की अर्थव्यवस्था में विशेष रुचि लेने लगे हैं। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं चीन की अर्थव्यवस्था के प्रमुख बातें। तो पहली बताई गई है चीन की अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था तक। इसमें बच्चों साम्यवादी क्रांति के बाद चीन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था या राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। यानी साम्यवाद में यही है कि सारा उद्योग क्षेत्र में किसी में भी किसका नियंत्रण रहता है? राज्य का। और पूंजीवादी में निजी को भी महत्व देते हैं और सरकारी भी, लेकिन यहाँ साम्यवादी में हमेशा सरकार का नियंत्रण रहता है, निजी को कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाती है। इस समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के लगभग समस्त साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित किया गया है। आर्थिक क्षेत्र की समस्त योजनाएं राज्य द्वारा तैयार की जाती है तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में तथा विभिन्न स्तरों पर लागू किया जाता है। इस प्रकार समस्त अर्थव्यवस्था पर नौकरशाही एवं राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया तथा सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिया जाता है या कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। लेकिन समूची अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण स्थापित होने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था ने अपनी समस्त जीवन शक्ति को खो दी है। कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन में भारी गिरावट आई है। आर्थिक दुर्दशा की स्थिति ने जन्म लिया और आर्थिक असंतोष की स्थिति पनपने लगी। ऐसी स्थिति में जब 20वीं सदी के अंतिम दशक में डेंग जियाओपिंग ने चीन की सत्ता पर अधिकार प्राप्त किया। तब सिद्धांतवादियों के स्थान पर यथार्थवादियों को अपनाते हुए समाजवादी अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में यात्रा प्रारंभ हो गई। 1995 में आते आते लगभग संपूर्ण अंशों से इसे अपना लिया गया। आज चीन आर्थिक विकास तथा आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा इस प्रसंग में मार्क्सवादी, लेनिनवादी, माओवादी दर्शन से जुड़े सभी निषेधों को अब चीन ने अस्वीकार कर दिया। यानी माओवादी, लेनिनवाद और मार्क्स आदि के अलग ही थे, वो मजदूरा का पक्ष ले रहे थे, संघर्ष से ही विकास होगा, उनकी बातें ऐसी थी, वो उनसे हटा दिया गया बात। बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाकर चीन ने बहुत तीव्र गति से आर्थिक विकास किया। आज चीन के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय $890 है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय
$80 है। भारत में 29% 29% व्यक्ति निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे रहते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चीन में केवल 5% व्यक्ति ही ऐसे हैं। तो कहने का मतलब भारत उससे भी गरीब हो गया है। जनता का ध्यान आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित हो गया है तथा लोकतंत्र की मांग भी धीमी पड़ गई है, लगभग समाप्त हो गई है। यहाँ बाजार अर्थव्यवस्था के नीचे दब गई है, क्योंकि वहाँ एक ही शासक, एक ही है पार्टी, साम्यवादी दल। तो वो एक दल होने के नाते लोग वोट उस पार्टी को ही देना पड़ता है, इसलिए वो लोकतंत्र नहीं कहलाता। बच्चों जो व्यक्ति वोट दे लेकिन स्वतंत्र होकर किसी भी पार्टी को दे तो समझो लोकतंत्र है, लेकिन एक ही पार्टी तो उनको वोट देना ही पड़ेगा, इसलिए उनको लोकतंत्र की ओर अब उनका मन हट गया, क्योंकि वो विकास करता ही जा रहा है और लोगों की स्थिति भी सुधर गई है, इसलिए लोग अब ध्यान नहीं देते लोकतंत्र की ओर। दूसरी चीन की आर्थिक व्यवस्था में कृषि का विकास। साम्यवादी क्रांति से पूर्व, साम्यवादी क्रांति 1949 से पहले चीन में कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी तथा कृषकों की स्थिति दयनीय यानी बहुत ही पिछड़ी हुई थी। साम्यवादी क्रांति के पश्चात कृषि के विकास पर ध्यान दिया गया तथा अनेक प्रकार से भूमि सुधार एवं उत्पादन वृद्धि के प्रयास किए गए। चीन की अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि है तथा कृषि पर ही विदेशों के साथ व्यापार निर्भर करता है। चीन में कृषि योग्य भूमि कम है तथा वहाँ प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा आदि का उत्पादन किया जाता है। चीनी नेताओं का मानना है कि जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में अनाज उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है, अतः चीन को अपनी आवश्यकता के लिए खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ता है। चीन की सरकार का प्रमुख लक्ष्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनना, यानी जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर क्या होता है कि उनको जो खाने की जो खाद्य सामग्री है वो आयात करना पड़ता है। तो जो आयात करेगा तो फिर बाद में सही नहीं होगा, उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होती। तो जो उनकी सरकार है, चीन की सरकार ने सोचा कि हम कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा करें या विकास करें तो हम आत्मनिर्भर बने, तो हमें आयात नहीं करना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की तथा अब कृषि के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकी, रसायनों, उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जाता है। अनेक स्थानों पर कृषि अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं, इसके निर्देश प्राप्त होते हैं। कृषि संबंधी शिक्षा व साहित्य का भी प्रचार किया गया है। तो ये एकेडमी खोली जो द चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर, ये उन्होंने खोली है। तो कृषि के क्षेत्र में अब विकास हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही 1949 साम्यवादी क्रांति के बाद। तीसरा है उद्योग। उद्योग में 1949 की साम्यवादी क्रांति से पूर्व चीन में उद्योग की स्थिति दयनीय थी, मतलब अच्छी नहीं थी। चीन के कारखाने पिछड़े हुए थे तथा बाहरी उद्योगों का योगदान नहीं के बराबर था। साम्यवादी क्रांति के पश्चात प्रारंभ में सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए उद्योगों के प्रबंधक के साथ मधुर संबंध बनाए रखे तथा बहुत सीमित क्षेत्र में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण यानी जो प्राइवेट जो भी है उनको उसमें मिला दिया गया, सरकार में सरकारी सारे उद्योग सरकारी कर दिए गए। 1951 के बाद साम्यवादी शासन ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए निजी उद्यम को सीमित करना प्रारंभ कर दिया तथा नगरों के पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष भी छेड़ा गया, जिसमें उसके विरुद्ध
अनेक प्रकार के आरोप लगाए गए तथा उसकी आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति को पूर्ण रूप से कमजोर कर दिया गया। धीरे धीरे इन उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से औद्योगिक विकास को गति प्रदान की। भारत ने भी पंचवर्षीय योजना अपनाई है। तो पंचवर्षीय है कि 5 वर्ष तक एक एक योजना ली जाती है। कभी महिला का सुधार के लिए, कभी शिक्षा का बढ़ावे के लिए, कभी कृषि सुधार के लिए। तो ये चीन ने भी अपनाई है तथा भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप चीन के औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिजली, मशीन, पेट्रोलियम जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिला है तथा इन उद्योगों में आधुनिक तकनीकी को अपनाया गया है। तो कृषि विज्ञान की चीनी अकादमी को अपनाया गया है। तो कुल मिला के बच्चों, उद्योग के क्षेत्र में शुरू में तो व्यवस्था अच्छी नहीं थी, साम्यवादी क्रांति के बाद थोड़ी सुधरी, लेकिन जैसे ही 1951 में साम्यवादी शासन में परिवर्तन किया कि निजी यानी राष्ट्रीयकरण, जो निजी है उनको भी सरकार में परिवर्तित कर दिया गया। चौथा है ट्रेड यूनियन। इसमें बच्चों चीन में ट्रेड यूनियन का प्रचार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। ये ट्रेड यूनियन यानी व्यापारियों का यूनियन मजदूरों एवं दल के बीच कड़ी का काम करती है तथा इसके मध्य समन्वय बनाए रखती है। कौन से? सरकार और मजदूरों के बीच में कड़ी का काम कौन करता है? ट्रेड यूनियन, व्यापारी यूनियन, तथा इसके मध्यम समन्वय बनाती है। दल के आदेशों को ट्रेड यूनियन मजदूर तक पहुंचाती है। यानी दल के आदेश के अनुसार ट्रेड यूनियन क्या कर, मजदूर तक कोई भी बात पहुंचाती है तथा मजदूरों की भावना से दल के उच्च नेताओं को अवगत कराती है। ट्रेड यूनियन का प्रमुख कार्य मजदूरों को अधिक व अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि उनकी जो भी कंपनी है, फैक्ट्री है, तो उसमें मजदूरी कार्य करेंगे, इसलिए वो मजदूर के समर्थक थे। चीन का श्रमिक वर्ग इन ट्रेड यूनियन से संगठित है। उसका अपना राष्ट्रीय संगठन है तथा अधिकांश श्रमिक इसके सदस्य है। इन ट्रेड यूनियनों के साम्यवादी दल के साथ घनिष्ठ संबंध है तथा श्रमिकों से संबंधित नीतियों का निर्धारण करते हैं। समय इसके परामर्श लिया जाता है, मतलब परामर्श भी लिया जाता है। व्यवहार में ट्रेड यूनियन पश्चिमी देशों की ट्रेड यूनियन की तरह स्वतंत्र नहीं होता तथा इसका प्रमुख कार्य केवल श्रमिकों की मांगों व समस्या को सरकार तक पहुंचाना। यानी सरकार इनकी मांगों को पूरा करेंगे तो पहुंचाएंगे कौन? ट्रेड यूनियन, यानी जो व्यापार करते हैं वो यूनियन। क्यों? क्योंकि वो उनकी फैक्ट्री में ही कार्य मजदूर करते हैं, तो सरकार तक उनकी समस्या को पहुंचाते हैं। क्योंकि सारे वहाँ निजी को कम महत्व दिया, वहाँ सरकारी है, तो वो व्यापार जो सरकारी में लगे हुए तो वो सरकार तक पहुंचाते हैं। चीन के ये मजदूर संघ विश्व के अन्य देशों के मजदूर संघों को नितांत भिन्न रूप में कार्य कर रहे हैं। ये मजदूर संघ मजदूरों के संगठन के रूप में कम और साम्यवादी दल की इकाइयों के रूप में अधिक कार्य कर रहे हैं। मजदूर संघों में आपस में कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक उद्योग में साम्यवादी दल से जुड़ा केवल एक ही मजदूर संघ है। कहने का मतलब वो उनकी कोई कंपटीशन नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि व्यापार में तो प्रतियोगिता हो सकता है, लेकिन श्रमिकों के लिए तो वो कार्य करने हैं। इसके अतिरिक्त न तो मजदूर संघ हड़ताल आदि साधनों को कानूनन अपना सकते हैं और न ही व्यापार में कभी शासन पर दबाव डालने वाले इन साधनों को अपनाया गया है। यानी मजदूर कभी भी हड़ताल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो भी समस्या होती है वो ट्रेड यूनियन को कह देते हैं और ट्रेड यूनियन वो सरकार तक बातें पहुंचा देते और उनकी मांगे पूरी हो जाती है। इस प्रकार से बच्चों ये जो ट्रेड यूनियन ये किसका? मजदूर और सरकार की कड़ी का कार्य
कर दी है, कड़ी से कड़ी जोड़ दी है। इसके अलावा चीन के ये मजदूर संघ विश्व के अन्य देशों के मजदूरों संघ से निदान रूप से भिन्न है। मजदूर संगठन के साम्यवादी दल की इकाई के रूप में अधिक कार्य कर रहे हैं। मजदूर संघों में आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। इस प्रकार से ये एक दूसरे का कड़ी का कार्य कर रहे हैं। कौन? ट्रेड यूनियन। लास्ट पॉइंट है विदेशी व्यापार। चीनी विदेशों के साथ व्यापार को अच्छा नहीं मानते थे तथा आत्मनिर्भरता उनकी प्रमुख विशेषता रही है। यानी व्यापार को नहीं, सिर्फ आत्मनिर्भर रहे, किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर, दूसरों से आयात नहीं करना पड़े। पिछले अनेक वर्षों तक चीन में केवल आंतरिक व्यापार होता रहा है। धीरे धीरे यूरोप, जापान तथा विश्व के अन्य देशों में आर्थिक विकास का प्रभाव चीन पर भी पड़ा तथा उससे अपनी नीति बदलनी पड़ी। विभिन्न पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन ने अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध को सुदृढ़ किया तथा अपने उद्योगों का विकास किया। चीन को अपने आर्थिक अधिक तथा तकनीकी सहायता सोवियत संघ से प्राप्त हुई। सोवियत संघ, क्योंकि वो भी साम्यवादी देश है तो उनकी बहुत ही मित्रता अच्छी है। सोवियत संघ की मदद से अनेक उद्योगों की स्थापना की गई तथा इससे चीन के राष्ट्रीय उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। 1959 में सोवियत संघ में मतभेद उत्पन्न हो जाने के पश्चात उनकी अनेक योजना पूर्ण नहीं हो सकी। 1966 की सांस्कृतिक क्रांति का भी विदेश व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ा। धीरे धीरे चीन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ अपने संपर्क बढ़ाए तथा इसके साथ व्यापार करने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के प्रयासों से चीन एक अमेरिका के व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए। यानी जब भी ये निक्सन बना तब, राष्ट्रपति बना तब। इसके साथ ही अन्य यूरोपीय देशों के साथ भी चीन ने अपने संपर्क स्थापित किए। पिछले कुछ वर्षों से जापान भी चीन के साथ व्यापक स्तर पर व्यापार कर रहा है। चीनी आयात का एक बड़ा हिस्सा जापान से आता है। चीन धातु, रसायन व अन्य यंत्रों व उपकरणों का आयात करता है और जापान को प्रमुख रूप से तेल का निर्यात करता है। जैसे कि एक देश वो जो भी तकनीकी क्षेत्र में है वो धातु वगैरह वो कहाँ वो आयात करता है, किससे? जापान से। और तेल वगैरह वो उनको निर्यात करता है। चीन यूरोप एवं विश्व के अन्य देशों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है ताकि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में चीन के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा जा सके। चीन ने तीसरी दुनिया के देशों के साथ भी अपने व्यापारी संबंध सुदृढ़ कर लिए हैं। तीसरी दुनिया, प्रथम दुनिया पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया साम्यवादी देश और तीसरी दुनिया विकासशील देश जो भारत तथा इन देशों के साथ व्यापार में तीव्र गति से वृद्धि की गई जिससे चीन को बहुत लाभ पहुंचा। चीन नेता व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक संघर्ष के साधन के रूप में देखते हैं तथा इसके आधार पर वे अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार हैं तथा मानव अधिकार के प्रश्नों को व्यापार के साथ जोड़ने का विरोध कर रहे हैं। चीन में राजनीतिक सत्ता की बागडोर व्यवहारवादी साम्यवादी नेता डेंग जियाओपिंग के हाथ में आने के बाद चीन ने आर्थिक क्षेत्र में तीव्र प्रगति की है तथा आर्थिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। डेंग के नेतृत्व में इस दूसरी साम्यवादी क्रांति के सूत्रपात से आज चीन विश्व का आर्थिक व सैनिक दृष्टि से एक अग्रणी देश बन गया है। डेंग ने चीन को सुधारवादी के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। बंद चीन को दुनिया में निवेश का केंद्र बना देने का श्रेय डेंग को जाता है।
92 1992 तक चीन में विदेशी पूंजी द्वारा लगभग 50,000 औद्योगिक संस्थाएं स्थापित हो गई है। 1997 में हांगकांग ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होकर चीन का एक अंग बन गया है तथा चीन ने हांगकांग की स्वतंत्रता को बनाए रखने का वादा किया है। डेंग चीन के आधुनिकीकरण के प्रति प्रतिबद्ध थे। उन्होंने पार्टी के शुद्धिकरण के तहत लगभग सभी रूढ़िवादी नेताओं को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर उसके स्थानों पर ऐसे लोगों को स्थापित किया जो डेंग के सुधारवादी कार्यक्रम में आस्था रखते हैं। डेंग के प्रयासों से चीन की आर्थिक उदारवादी को स्थापित हो गई, लेकिन सत्ता पर अभी भी साम्यवादी दल का कठोर नियंत्रण है तथा आने वाले समय में प्रजातंत्र की स्थापना के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। चीन के आगमन चौक में विद्यार्थियों और युवाओं के अहिंसक आंदोलन को कुचलने की घटना के बाद साम्यवादी ये थ्रेमन आगमन था। साम्यवादी शासक का जनता पर नियंत्रण और अधिक बढ़ गया और जनतंत्र की भी संभावना खत्म हो गई। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि चीन आर्थिक क्षेत्र में तो उदार हो सकता है, परंतु वह राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में कभी उदारीकरण या प्रजातंत्रीकरण को स्वीकार कर लेना ये संदेहवाहक है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1991 के बाद आज चीन धीरे धीरे एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है तथा अमेरिकी जैसी महाशक्ति को नियंत्रण रखने के लिए शक्ति का नवीन ध्रुवीकरण कर रहा है। इसका श्रेय चीन के नवीन व्यवस्था को जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, जो एक पिछड़ा हुआ साम्यवाद की पार्टी से पहले, साम्यवादी क्रांति के बाद पहले वो पिछड़ा हुआ था, जो ये आज वर्तमान में देखा जाके चीन की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही सुधर गई और उनकी वो खुद आत्मनिर्भर बन गया, वो निर्यात भी करने लग गया। ठीक है बच्चों, कल हम आगे का पढ़ेंगे। बाय।